आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 2 साल से जो हालात हैं वो सब आप जानते हैं, लेकिन अब भी वहां के हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। ये जरूर है कि जिस तरह से हर रोज 60, 70, 80 गाजा के लोग मारे जा रहे थे इजरायली हमले में, उसमें कमी आई है। लेकिन वहां टेंस कम हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर ये देखा जाए कि हमास की वहां क्या सरगर्मी है, तो हमास की जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि हमास ने पूरा कंट्रोल वहां पे संभाल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमास वहां निगरानी कर रहा है और वहां की जो हुकूमत है, यानी हमास की वहां जो मकामी, वो काफी तेजी से वर्कआउट कर रही है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वहां सरगर्म हुई है वो भी अलग अलग हवालों से रिपोर्ट दे रही हैं। अब अभी ताजा रिपोर्ट जो गजा की है वो ये, जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा है कि तकरीबन वहां पे 10 लाख बच्चे अभी भी वहां खाना और पानी से महरूम है। उन तक जिस तरह से खाना और पानी जंगबंदी के बाद पहुंचना चाहिए था, जितने ट्रकों को अंदर दाखिल होना चाहिए था, अब तक तकरीबन 10,000 ट्रक अंदर दाखिल हो जाने चाहिए थे, लेकिन 10,000 ट्रक वहां नहीं गए, बल्कि 1,500 से 2,000 या 2,500 ट्रक गए हैं। हमास पर यह इल्जाम था कि वो ट्रक लूट रहे हैं, लेकिन हमास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उनका कोई भी आदमी ट्रक को लूटेगा। और क्यों लूटेगा, क्यों इल्जाम लग रहा है, क्या हमास को बदनाम करने की कोशिश है? इसके अलावा यूनिसेफ ने, जो उनके तर्जुमान है, उन्होंने बताया है कि ये जो इजराइल की तरफ से हमले हुए थे, इसकी वजह से 6,50,000 के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हो गए। हालांकि 3 लाख बच्चों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, ऐसी खबर आई है। तो ये आप देखिए कि यहाँ इस तरह के हालात इजराइल में पैदा हुए गाजा में। लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत अहम खबर है, वो ये कि इजराइल के अंदर जो फौजी हैं वो मुस्तकिल खुदकुशी कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों वो अपनी जान दे रहे हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या क्या उनके साथ ज्यादती हो रही है। और चूंकि कोई नहीं, यहाँ पे आप देखिए सीनियर इजरायली फौजी अफसर ने की खुदकुशी, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि वहां पे वजह क्या है, और सब हम जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रिपोर्ट, एरना की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में आम फिलिस्तीनी शहरियों के कत्लेआम और ड्रोन हमलों में मुलविस एक सीनियर इजरायली फौजी अफसर ने शदीद नफ्सियाती दबाव के नतीजे में खुदकुशी कर ली। ये वजह आप देखिए, इजरायली अखबार बिलार्स ने, इजरायली अखबार हॉर्टेज ने ये इंकशाफ किया है कि इजरायली फदाइया के एक सीनियर अफसर ने, जो गाजा जंग में ड्रोन ऑपरेट करने वालों में से एक था, खुदकुशी कर ली है। तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है और इस तरह से कई रिपोर्टें वहां से आती रही हैं। ये सूरत हाल है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी इजराइल को किस बात से झटका लगा, सामूहिक यानी इज्तिमाई आबरू रेजी के इल्जाम से, या फिर इस बात से कि दुनिया ने उसे देखा कि वो क्या है, क्या किस बात से, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इल्जाम, यहाँ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति ने सरकार से फिलिस्तीनी राज को मान्यता देने का आग्रह किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम जो खबर आई है वो ये कि आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये नाजी की तरफ जो जिस तरह से नाजी कर रहे थे इजराइल, उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये तमाम
यहाँ पे कोलंबियाई राष्ट्रपति सदर ने कहा, इजराइल नाजी अपराधों को दोहरा रहा है, इस बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ। ये आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो इस पे हम बात करेंगे। पुलिस ने लापता होने की रिपोर्ट के बाद इजरायली सैन्य अभियोजन को जीत पाया, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो मैं कई इंपॉर्टेंट और जो होगी अपडेट वो मैं सब आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक खबर और आई है, जो इजराइल ने 45 फिलिस्तीनियों की लाशें वो वापस की हैं, जबकि हमास ने 3 सैनिकों के शव जो है यानी लाशें सौंपे थे 3 सैनिकों के। तो आप ये देखिए ये भी, और यही बात कही जा रही थी कि वहां पे आईडीएफ के लोग भी कहीं ना कहीं इसमें मारे गए हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मैं बात कर रहा हूं देवनाथ जी को मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हूं और मैं इस्तकबाल करूंगा हमारे वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट उत्तम कुमार देवनाथ जी का बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है कि वो तशरीफ लाए हैं और वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट के तौर पर हम उन्हें देखते हैं और बहुत ही गहरी नजर, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और चूंकि आज थोड़ी सी ताखीर हुई, जाहिर बात है मैं भी एक सफर पे था और फौरन आकर के और मैंने ये पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए हालात जो अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं, पहले के मुकाबले काफी गनीमत है, लेकिन 10 लाख बच्चे अब भी जो खाना और पानी से महरूम है, उन तक खाना पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा तालीमी निजाम जो वहां पे बताया गया है कि तकरीबन 6.5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। जाहिर है कि जब उनके पास खाना पानी नहीं है, और स्कूल का तो सवाल ही नहीं, हालांकि टूटे फूटे स्कूलों में 3 लाख बच्चों ने कैप्टन साहब ज्वाइन कर लिया है, वो स्कूल जाने लगे उन्हीं हालात में, भूख और प्यास के आलम में। तो ये आप देखिए कि बहुत, मैं समझता हूं कि बड़ी बात है कि वो इस तरह से। आवाज आ रही कैप्टन साहब मेरी? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी शुक्रिया। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कैप्टन साहब के हालात पहले के मुकाबले काफी अच्छे हैं वहां पे, और लोग जो है अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। हालांकि छुटपुट वाकयात हुए और जंगबंदी के बाद भी 250 करीब इजरायली हमले में लोग मारे गए, लेकिन उस पर आवाज भी उठी और नाराजगी भी जाहिर की गई, और फिर एक बार वो चीज कहीं ना कहीं रुकी और 45-46 लाशें जो हैं वो बॉडीज जो है वो सौंपी गई और हमास ने भी सौंपा। बहरहाल कैसे देख रहे हैं, 10 लाख बच्चे बहुत होते हैं, अगर वो भूखे और प्यासे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है अगर देखा जाए, जंगबंदी के बावजूद ऐसे हालात हैं। ग्रुप कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। अच्छी बात यह है कि हमास ने अपने लड़ाकों को कंट्रोल में रखा हुआ है और आईडीएफ के ऊपर छोटी मोटी वारदात को छोड़ दिया जाए तो कोई सीरियस हमले नहीं हुए हैं हमास की तरफ से। इजराइल ने भी जो बमबारी की है उसमें अब तक रिपोर्टें आ रही हैं कि पिछले 24 घंटे में 2 फिलिस्तीन के नागरिक मारे गए हैं, लेकिन मोरलेस सीजफायर होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात, जैसा कि आपने भी बताया कि इजराइल ने 45 फिलिस्तीन के बंधकों को अलग-अलग जेलों से छोड़ा है और हमास ने भी 3 और डेड बॉडीज इजराइल के बंधकों की रिलीज की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी थोड़ा नरम है, वो भी अब भविष्य में क्या होगा गजा में उसके बारे में बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख ये है कि वह चाहते हैं कि सऊदी जो है जल्दी से जल्दी, यानी सऊदी बोला तो MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, जल्दी से जल्दी अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल के दोस्त बन जाएं। ईरान से आयतुल्लाह खमेनी ने कहा है कि
वह भी अमेरिका से आगे बातचीत करने के लिए राज़ी हैं, बशर्ते पहले अमेरिका आँख बंद करके इज़राइल को सपोर्ट करना बंद करे। यानी आयतुल्लाह ख़मेनी भी चाहते हैं कि इज़राइल के ऊपर अमेरिका और दबाव डाले ताकि इज़राइल जो है सीज़फायर की जो शर्तें हैं, उनको मानकर आगे बढ़े। अब एक शर्त जैसे अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, 10 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे स्कूल सबसे बड़ी बात है कि जैसे सीज़फायर शर्तों में ये मान लिया गया था कि हर रोज़ 600 ट्रक्स को अंदर आने दिया जाएगा। खाना-पीना, दवाई, पीने का पानी, तंबू, अब वहाँ सर्दी पड़ने वाली है। अब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पंजाब में और जम्मू में पड़ती है, वैसी ठंड ऑलरेडी वहाँ पड़नी शुरू हो गई है। तो तंबुओं की बहुत ज़्यादा दरकार है, केरोसिन की दरकार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो 600 ट्रक तो क्या मुश्किल से 150 ट्रक एक दिन के अंदर जा रहे हैं। अब इस्तांबुल में भी जो 7 मुस्लिम देश थे अ जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में हाज़िरी लगाई थी 10 अक्टूबर को शर्म एल शेख में उनके विदेश मंत्रालय उनके विदेश मंत्री फिर से जमा हुए हैं और इस्तांबुल से रिपोर्ट ये आ रही कि ये सारे जो देश हैं इनके विदेश मंत्रियों ने बयान दिया है जिसमें समझिए पाकिस्तान, सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की तो है ही, कतार इन सब के एक कॉमन स्टेटमेंट आई है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, कि ये सारे देश मिलकर इज़राइल के ऊपर दबाव डालेंगे, कि इज़राइल सीज़फायर वायलेशन ना करे। अब क्या हमास हथियार डाल देगा? डीमिलिटराइज़ेशन की बात हो रही है। इस पर अभी हम बात करेंगे कुछ देर के बाद। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इज़राइल की आईडीएफ तो येलो लाइन तक पीछे आ चुकी है। अब जो आईडीएफ के लड़ाके येलो लाइन के इस तरफ यानी येलो लाइन के इज़राइल की तरफ फँसे हुए हैं। इज़राइल उनको येलो लाइन क्रॉस करके हमास वाले इलाके में जाने के लिए सेफ पैसेज नहीं दे रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और ज़ाहिर बात है डॉक्टर रिज़वी आस्ते-आस्ते सबसे बड़ी बात तो है कि अब बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए कि इज़राइल कब येलो लाइन से भी पीछे एक व्हाइट लाइन जो कि इज़राइल की सीमा की तरफ होगा उस तरफ पुल बैक करेगा क्योंकि ये देखिए येलो लाइन तक अगर उन्होंने पुल बैक किया है तो अभी तक पूरा खान यूनिस तो इज़राइल के पास ही है ही। रफ़ा भी अभी तक पूरा इज़राइल के पास है। तो इज़राइल के नीचे अभी भी करीबन 50% से ज़्यादा गज़ा का एरिया अभी भी इज़राइल के नीचे है। तो बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को दबाव डालना पड़ेगा और सारे मुस्लिम देशों को दबाव डालना पड़ेगा कि अब इज़राइल येलो लाइन से भी पीछे व्हाइट लाइन तक यानी एक नई लाइन बनाए जो कि इज़राइल के बॉर्डर की तरफ आस्ते-आस्ते खिसक जाए। जी, डॉक्टर रिज़वी।